बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। बहुत सारी बातें आज करेंगे। यकीनन पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन जारी है और एक मरहला उसका ख़त्म हो चुका है लाहौर में, और अब कल से शुरू होगा दूसरा मरहला, और वो होगा कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ मुकाबला करेगी हैदराबाद किंग्समैन पेशावर ज़ल्मी का। कल जो मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान्स का रावलपिंडी से, तो मुल्तान सुल्तान ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मुल्तान सुल्तान की क्या वजह है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की जानिब से आ रही है, और दूसरी जानिब रावलपिंडी की जो टीम है वो आपके सामने है। 182 रन्स करने के बावजूद रावलपिंडी की टीम हार गई और 7 विकेटों से नाकामी हुई। सैम बिलिंग्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है, कामरान गुलाम हैं, फॉरेस्टर हैं और रिजवान कप्तान हैं। उसके अलावा बॉलिंग में परफॉर्मेंस इस्माइल की बहुत शानदार, सिडल की बहुत शानदार, अरफात की बहुत उम्दा परफॉर्मेंस, फैसल अकरम की टॉप परफॉर्मेंस, 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने जो चेस किया वो शानदार किया, 186 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और 17वें ओवर में पूरा किया। ये स्कोर 17वें ओवर में पूरा करने का मतलब है कि उन्होंने अपनी जो पेस रखी थी वो शानदार थी। आमिर खान और आमिर 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। ये मैच समरी तो है, लेकिन इसमें क्या ग्लेयरिंग बात है, क्या मसला है रावलपिंडीज़ की टीम के साथ कि वो अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनसे तवक्को थी। क्योंकि टीम जब बनाई थी इन्होंने, जब ऑक्शन का मरहला था, तो उसमें राशिद लतीफ़ थे, उसमें अकरम, उसमें अब्दुर्रहमान थे, उसमें शाहिद असलम साहब थे, उसमें और भी लोग थे जो इस टीम को बना रहे थे या इस टीम को पिक कर रहे थे। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। क्या कप्तानी में कोई प्रॉब्लम है या और कोई मसला है, उस पर हम बात करेंगे और भी तफसील से दीगर उमूर पर बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। कल मार्टिन गप्टिल और स्टेन लेकर जो प्रेजेंटर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने बड़ा ही ग्लेयरिंग एक फैक्ट शेयर किया अबाउट द ड्रॉप कैचेस इन द PSL सो फार। अभी तो आगाज़ ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप कैचेस हुए हैं। उसको मैं बताऊँगा कितने ड्रॉप कैचेस हुए हैं, और सारी बातें आपसे हम करेंगे और आपको अपनी एक्सपर्ट के ओपिनियन से भी आगाह करेंगे। एक्सपर्ट नंबर 1 अब्दुल गफ्फार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब कैसे हैं आप? फील्डिंग अंदाज़ा है कितने कैचेस गिरे हैं अब तक? आपने मुझे मैसेज किया था, मैंने पढ़ लिया, लेकिन आप बताएं जो कि आपने मैसेज किया था। लेकिन यार दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर। तो एक्सपर्ट नंबर 2 की जानिब चलता हूँ। मोहम्मद वसीम साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और तारुफ इनके बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पिंडी में आप बैठे हैं, ठीक है वसीम? पिंडी में, इस्लामाबाद में इस वक्त? पिंडी, बिल्कुल पिंडी में हो। तो पिंडी पता है आप किस तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं उधर ही बैठा हूँ। तो पिंडी बॉय, आप तो हमें ड्राफ्ट के तौर ऑक्शन के वक्त नज़र नहीं आए थे, लेकिन ऑक्शन में जो लोग बैठे थे, राशिद लतीफ़ थे, शाहिद असलम थे, उनके अलावा अब्दुर्रहमान थे, हसन चीमा, इंजमाम भी थे, इंजमामुल हक साहब भी थे। तो इतने बड़े बड़े लोगों के होते हुए ये टीम उन्होंने सही पिक की थी आपके ख्याल में रावलपिंडीज़ ने? ये टीम अगर सिलेक्शन देखते हो ना, तो इसमें कोई आप बहुत ज्यादा आपको बुराइयां नजर नहीं आती हैं। आपको बैट्समैन भी तगड़े नजर आ रहे हैं, आपको स्पिनर भी नजर आ रहे हैं जो कि दे सपोज्ड टू बी गुड। चाहे वो रिशाद की बात करें, आसिफ अफरीदी की बात करें, पेसर्स में उन्होंने बड़े नाम उठाए, आमिर को उठाया, नसीम शाह को उठाया। लेकिन असल जो मुझे मसला लग रहा है ना कि वो क्या, एक तो ये कुछ प्लेयर शायद अपने पोटेंशियल पे उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा जो लैक ऑफ प्लानिंग मुझे नजर आ रही है ना, कि जिस तरीके से वो चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो पावर प्ले है, चाहे वो बॉलिंग की अप्रोच है, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो टॉस भी उन्होंने जीतना कोई नहीं है, ये भी उनकी लग ऐसी जा रही है। तो मेरे ख्याल में तो टीम बुरी नहीं है। देखिए हमने शुरू में जो प्रोग्राम्स किए थे उसमें जब स्क्वाड वगैरह की डिस्कशन हुई थी, तो वन ऑफ द जो स्ट्रॉन्गर टीम्स थी उनके अंदर हमने गिना था कि पिंडी के पास बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अब उनका इस्तेमाल अच्छे से हो रहा है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। और आई थिंक के एक मैच नहीं चले 2 मैचों बाद बंदा सीखना शुरू कर देता है, कुछ चेंजेस करता है, तीसरे में, चौथे में, लेकिन वो जो मिस्टेक्स टॉप ऑर्डर की एक चल रही है ना, वो मिस्टेक रिपीट पे रिपीट हुई जा रही है और उसकी वजह से उनको नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बाकी नसीम शाह की इंजरी का भी थोड़ा बहुत उनको नुकसान हुआ होगा।
लेकिन जो बाकी बॉलर्स भी हैं उनकी भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि शुरू में देखिए उनकी बैटिंग चली थी, 200 रन किए उन्होंने, 197 रन किए, वो मैचेस भी हारे। तो अब वो टूर्नामेंट ऐसा है, लंबा है ना, कि हर दफा बैटिंग ने नहीं अच्छा करना, आपकी बॉलिंग ने भी आपको लेट डाउन करना है। हालांकि वो डिफरेंट डिबेट है कि वो जब 220 उन्होंने किया था या 215 किया था तो वो 235-40 हो सकते थे या होने चाहिए थे। जब उन्होंने 197 किया मेरे ख्याल में उसमें 225-30 रन होने चाहिए थे। इसी प्रॉब्लम की वजह से कि जो अभी भी हमें नजर आ रही है कि इनका जो टॉप ऑर्डर है वो एनफ उसमें पावर या वो फायर नजर नहीं आ रही है। अब मतलब इसमें सिंपल मैं आपको मिसाल लेता हूँ, इनकी जो स्ट्रेंथ थी मेन वो इनका नंबर 4, 5, 6 थे जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते आ रहे हैं, चाहे मिचेल हैं, चाहे बिलिंग्स हैं, चाहे फ्रॉस्टर है। उनको छेड़ दिया आपने, अब्दुल्ला फजल को ऊपर लाना था तो प्रॉब्लम एरिया में लाना था, स्ट्रॉन्ग एरिया में नहीं लाना था। आई थिंक दैट्स वेयर दे मेड द मिस्टेक। ठीक है, अभी चलते चलते हम बात इस पूरे मैच पे हम करेंगे। मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग की, वो ओपन ही करते आए हैं। यासिर खान, कामरान गुलाम, अब्दुल्ला फजल चौथे नंबर पे आए, फिर उनका नंबर चेंज हो गया। मोहम्मद रिजवान को अपना नंबर नहीं छोड़ना चाहिए, अब ओपन पे क्यों बज़िद हैं? 4 मैचेस में से अगर चारों मैच आप हार जाते हैं वासिफ, तो भी सवालात ज़रूर पैदा होते हैं। और मैं वसीम से एग्री करता हूँ कि अगर आप ऑन पेपर रावलपिंडी को देखते हैं सो इट्स लुक अ वेरी डिसेंट साइड, लेकिन एक प्रॉब्लम जो इनको मिड टूर्नामेंट में हुआ, बल्कि बिफोर स्टार्ट, कुछ अवामिल हैं जिन्होंने मुझे लगता है कि इनकी बॉलिंग को खास तौर पर बड़ा वीक किया। देखिए 214 इन्होंने पहले मैच में बनाए, चेस करवा दिए। 200 का टारगेट इन्होंने कराची को दिया, ठीक है उसमें ये ऐड ऑन कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद ये अच्छे टोटल थे। क्रिकेट में आपको ना खासतौर पर जब PSL में एक नई टीम आती है तो अच्छे दिनों को में आपको अच्छे रिजल्ट निकाल लेने चाहिए। देखो इनके स्पिनर्स के आप रिकॉर्ड देखें, बिल्कुल कल के मैच से पहले स्पिनर का रिकॉर्ड आप देखें, 3 विकेटें हासिल की हैं स्पिनर्स ने इनके, रावलपिंडीज के। एवरेज है इनका 79.33 एवरेज, और इकोनॉमी है 10.42। ये स्टैट्स में मेरे नहीं हैं, ये फरहान निसार साहब अपने स्टैट्स लगाते हैं, तो मैंने वहाँ से उनसे बता के लिए। सही, तो मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेशद की अगर परफॉर्मेंस देखें तो एक ओवरसीज प्लेयर जब वो आता है तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एक बड़ी ना गेम चेंजिंग किस्म की परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करेगा। इनके साथ आसिफ एक मेजर प्रॉब्लम ये हुआ कि पहले इनको जमान खान की इंजरी के सेटबैक हुआ। आप जब ऑक्शन करते हो तो आपके कुछ प्लान्स होते हैं। नसीम शाह ड्यूरिंग टूर्नामेंट इंजर्ड हो गए और ऑलमोस्ट वो बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद आमिर अनफॉर्चुनेटली उस तरह से लीडर ऑफ द अटैक नहीं बन सके, उन्होंने कल भी 2 विकेटें ली, लेकिन उससे पहले वो बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए। सो इनकी बॉलिंग ना कहीं शेप में नजर नहीं आ रही, स्पिनर्स तो बैटिंग इनकी ठीक है। गो के मैं समझता हूँ कि अब आकर चूंकि जैसे से रिजल्ट आते हैं ना आसिफ, तो फिर आप थोड़ा सा एनालाइज करते हो कि बैटिंग बॉलिंग के लिहाज से अब टीमों को बेसिकली करना क्या है। नंबर ठीक है, बॉलिंग को देखकर आसिफ बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है कि दे नीड सम एक्स्ट्रा रन। रिजवान का नंबर ठीक है, रिजवान का नंबर अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था। आप क्या सोच रहे हैं? अब आपसे अगर राय ली जाए, मेरी जो राय है ना आसिफ, इनके पास जो 3 बड़े तगड़े फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, फॉरेस्टर, डैरल मिचेल, सैम बिलिंग्स, इन तीनों में से किसी एक को आप टॉप 3 में तो ला ही लाएं। उस्मान ख्वाजा का ऑप्शन भी इनके पास मौजूद है। अगले मैचों में आप देखें इनके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम है। रिजवान चाहे तो अपने आप को फिर तीसरे चौथे पर करके आप उस्मान ख्वाजा और उनके साथ अगर यासिर को करना चाह रहे हैं, स्ट्राइक रेट्स हैं साल बिल्कुल पूरे साल में, ये भी फरहान निसार की बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन इस सीजन में मुझे नहीं पता कि क्या वो नई टीम है, नई मैनेजमेंट है, जेलन नहीं हो सके। लेकिन अब आसिफ अगर आप मुझसे जो पूछ रहे थे ना रिजवान का नंबर, 110% उस्मान ख्वाजा आपके स्क्वाड में ज्वाइन कर चुके हैं, आप उनको लाए। दूसरा आसिफ, मैं बड़ा एडुकेट हूँ, शायद मुझसे लोग इख्तलाफ भी करें इस चीज़ पर, लेकिन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ना हमारे आसिफ, वो हमेशा टॉप 3 में ना एक अलग इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ टीमों के पाकिस्तान बेस बड़े अच्छे ना टॉप ऑर्डर बने, जैसे अगर हम समझते पाकिस्तानी लिहाज से बात करो, जैसे बाबर, साइम और हारिस का बना था पेशावर ज़ल्मी में 2 साल पहले। वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस है, वहाँ तीनों ही प्लेयर ऐसे जो क्लिक कर गए थे, खासतौर पर साइम और बाबर। बट रावलपिंडी को राइट नाउ मुझे जो लगता है, जो इनको कुछ कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा कि आपके जो 3 बड़े सॉलिड किस्म के मिडल ऑर्डर में फॉरेन प्लेयर्स हैं, ब्रॉट देम इन द टॉप 3 ताकि वो अपना इम्पैक्ट डालें। इससे पहले कि टूर्नामेंट में इनके लिए पहले ही बहुत ताखीर हो गई है, मजीद ताखीर। वसीम भाई, गफार भाई ने तो जवाब मुझे क्लियर कट नहीं दिया कि उनको करना नहीं चाहना चाहिए। रिजवान के चौथे पांचवे पर आए वो। आप क्या कहते हैं? रिजवान की परफॉर्मेंस हमने अभी दिखाई, उनका स्ट्राइक रेट 21 में 136 था, 22 में 130, 23 में 144, 24 में 111, 25 में 128 और 2026 में 127 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं PSL के सीजन में।
तो रिजवान को अब क्या आपका मशवरा है कि वो नीचे आ जाएं, क्या करें? देखिए, एक तो अगर आप पास परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो रिजवान लेजेंड्स की लीग में आएगा। अगर आप PSL की हम बात करते हैं तो उसकी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, उसने लीग भी जिताई हुई है, कप्तानी के साथ भी, और बैटिंग में भी उसकी परफॉर्मेंसेज है। करंट फॉर्म डेफिनेटली एक इशू उनका चल रहा है, लेकिन अब ये इशू उनका ना थोड़ा और बढ़ गया है कि पहले तो 2 मैचों के बाद रिजवान पे बात होनी शुरू की हुई थी क्योंकि यासिर ने एक मैच में कोई 80 रन बना दिए थे, लेकिन अब उसके बाद तो यासिर भी नहीं चल रहा ना उस तरह, और उसके बाद फिर कमरान गुलाम आ जाती हैं। तो ये एक टाइप के प्लेयर फिर आप कह लें कि रिजवान और साथ में कमरान गुलाम अगर आते हैं तो पावर प्ले में ये उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्योंकि देखिए अभी भी कमरान का आप देखते हैं पिछले मैच में भी कि आई थिंक उसका 140 स्ट्राइक रेट होगा या 145 स्ट्राइक रेट था उसका, लेकिन उसमें अगर आप ऐड करें ना कि पावर प्ले की कितनी बॉल्स थी, तो वहां के लिए आजकल की क्रिकेट में 140-50 का जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा नहीं है। आपको वो स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, पावर प्ले को आपने और यूटिलाइज करना है। मतलब देखने में तो 50-52 रन ठीक लगते हैं, 6 ओवरों में इतने बनाए हैं, लेकिन अभी PSL का भी आप ट्रेंड देखते हैं कि टीमों ने 80 रन भी किए हैं, शायद 85 भी एक मैच में हुए हैं। तो 65, 70, 75 ये तो एवरेज स्कोर चल रहा है, तो इनको थोड़ा उस तरफ जाना होगा। तो अब वो क्या, वो अब उनके पास ऑप्शन ये भी आ गया है कि क्या वो यासिर को ड्रॉप करके किसी और ओपनर को खिलाएं, चाहे वो उस्मान ख्वाजा को लेके आए, या फिर वो नंबर 3 के ऊपर जो है कमरान गुलाम है उनको नीचे लेके आए। कि मेरे ख्याल में अभी गफार ने इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अभी जो इनके बेस्ट बैटर्स चल रहे हैं वो इनके फॉरेन प्लेयर्स ही है, और उनको ही कम बॉलें मिल रही हैं, तो उनको ज्यादा बॉलें मिलनी चाहिए। मतलब 7वें नंबर पे जाके फॉरेस्टर जो आपका अभी तक का बेस्ट हिटर जा रहा है वो 7वें नंबर पे चला गया है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इनको शफल करना चाहिए। लेकिन रिजवान, अगर आप कह रहे हैं ना जी कि उसको नंबर अपना चेंज करना चाहिए, तो मुश्किल ये आती है कि रिजवान ओपन नहीं करेगा तो फिर रिजवान मेरे ख्याल में सारी बैटिंग के बाद ही आएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि रिजवान नंबर 4 के ऊपर आके मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स लगे हुए होंगे तो वहां वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल लेगा। वो फिर टफ सिचुएशन उसके लिए हो जानी है। तो या फिर वो ओपन ही करता है, तो या फिर बिल्कुल डाउन दी ऑर्डर जाके मेनली एज ए कीपर ही खेले, और जहां जरूरत पड़े फ्लोटिंग रोल पे अंदर वो बैटिंग वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा डिसीजन शायद वो नहीं करेंगे। शायद दूसरा ओपनर चेंज कर दें या कमरान गुलाम का नंबर चेंज कर दें, लेकिन उनको कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि सेम मिस्टेक्स वो करी जा रहे हैं और रिजल्ट्स भी सेम आ रहे हैं उनके पास। आपकी बातों से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि रिजवान इज मिसफिट इन दिस टीम, इन दिस स्क्वाड। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए अभी उसमें देखिए कि अभी इनके पास सैम बिलिंग्स विकेट कीपर, अगर ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि सैम बिलिंग विकेट कीपिंग करता है, रिशाद की जगह आप साद मसूद को लेके आते हैं, फिर इनकी टीम का कॉम्बिनेशन देखें, बैटिंग का भी देखें, बॉलिंग का भी देखेंगे। एक लेग स्पिनर आपके पास लोकल आता है जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान खेल के वो आया हुआ है, ऑब्वियसली टैलेंटेड है। तो मेरे ख्याल में ये फिर एक बेहतर शेप बन सकती है अगर सैम बिलिंग के साथ वो जाते हैं इस तरह, अगर इतनी बड़ी वो चेंज करते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता इतना बड़ा वो डिसीजन लेंगे वो, या यासिर या फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह की चीज होगी। क्योंकि रिजवान नंबर 3 पे या 4 पे इवन 5 पे भी ना, इट्स अ बिग नो फॉर मी। अब देखिए कप्तान है ना वो, तो वो उसकी पोजीशन भी नहीं ले सकता कोई, तो फिर ये तो मुझे तो जैसे वसीम ने बात की, मुझे तो लग रहा है कि वो मतलब मिसफिट है इस टीम में। ओपनर के तौर पे खेल सकते हैं आसिफ, बड़ी सीधी बात है। खेला तो उन्होंने कल भी उन्होंने एज ओपनर ही हैं, और वसीम ने जैसे बात की कि फिर आपके पास जो बैटिंग रिसोर्सेज हैं मतलब मिसफिट नहीं है वो, रावलपिंडी में मिसफिट नहीं है आपके। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जितनी उनकी परफॉर्मेंस पास में PSL में रही हैं, पे चले जाओ, छोड़ 4 नंबर पे हैं, और यासिर ने उनको अच्छा कवर किया था पहले मैच, पहले 2 मैच में। PSL सीजन में उनकी परफॉर्मेंस देखो, 111 का स्ट्राइक रेट 24 में, 128 का 25 में, और 26 में अभी तक 2 अच्छा रन करते आ रहे थे। स्ट्राइक रेट तो चलिए इनका थोड़ा सा एक इशू है, उसको इंप्रूव होना चाहिए। ये हम बाबर के लिए भी कहते हैं कि चलिए उनका भी स्ट्राइक रेट आइडियली जो है ना 135 प्लस 140 हो जाए तो समझे आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो वो तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। बट ये कंसिस्टेंट रन करते थे। कॉम्पोजिशन इनकी टीम की मुल्तान सुल्तान में ऐसी बनी हुई थी, चाहे वो शान मसूद वाला आपको ओपनिंग पेयर याद हो, वसीम आई थिंक उस वक्त मुल्तान सुल्तान के साथ भी थे, तो बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन था। और ये पहले 7-8 ओवर में 70-72 बना के नीचे उस जमाने में इनके पास, देखो इनके खेलने से ये हो रहा है कि आपके जो एबल प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, डैरल मिचेल हैं, इसके अलावा उस्मान ख्वाजा हैं, सैम बिलिंग्स हैं, आपके लोकल प्लेयर्स में अब्दुल्ला फजल हैं, शाहजेब हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा ना। अगर ये ऊपर खेलने, अगर आप अब्दुल्ला फजल का रिकॉर्ड मुझसे पूछें, T20 का रिकॉर्ड उनका 300 गेम्स खेले हैं, एवरेज 41 का, और स्ट्राइक रेट 129 का।
तो उसको ज़ाया क्यों कर रहे हो? देखिए, अब्दुल्ला फजल पे आपको कॉल लेनी है, और दूसरा आप जैसे मैंने कहा कि जो 3 आपके पास इतने अच्छे फॉरेन प्लेयर्स हैं और वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, इवन आप डैरन मिचेल को देखें तो बॉलिंग पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आप डैरन मिचेल को तो शायद नंबर 3 पे नहीं, चूंकि वो उसी तरह के प्लेयर होते हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं पावर कर नहीं पा रहा कोई, तो फॉरेस्टर और सैम बिलिंग्स कौन जिम्मेदार है इसका? कोच है जिम्मेदार, इसका प्लानर कोई जिम्मेदार है, या कप्तान जिम्मेदार है? अगर ये जो आप कह रहे हैं वो कैप्टन पे देखिए बात हमेशा आएगी। क्रिकेट में ना कैप्टन जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो बनाता है कप्तान। तो अगर टीम नहीं लिफ्ट हो पा रही, टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान पे ही आती है। टीम अच्छा करेगी तब भी कप्तान को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, और साथ फिर आप ऑब्वियसली मैनेजमेंट का नाम लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक जस्टिन कैंप इस बार कोच हैं, फिर इनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। टीम बुरी नहीं थी आसिफ ये, और दूसरी तरफ आप अभी हम डेफिनेटली मुल्तान की बात करेंगे, वो ऑन पेपर इतने तगड़े लग नहीं रहे थे। तो थोड़ी सी एक बात करूं रिजवान के ऊपर। वसीम भाई, कल रिजवान एलबीडब्ल्यू आउट हुए, वो रिव्यू ले लिया, तो ये भी तो कप्तान के ऊपर आता है ना। 19 रन उन्होंने बनाए, लेकिन रिव्यू इस मौके पर लेना कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आउट है, उस पर आप कुछ तज्जिया कर दें, उसके बाद फिर मुल्तान पे बात करते हैं। नहीं, मुझे तो ज्यादा हैरानगी जो 7 वाला जिसे मशवरा दिया था ना कि ले लें, वो क्या कहेगा? कप्तान है, मुझे तो उसके भी नहीं, कप्तान है, उस टाइम तो बैटिंग कर रहा है ना, उसका बैटिंग पार्टनर है भाई, नॉट जो कैप्टन। लेकिन वो फिर अगर दूसरी तरफ से उसने कहा कि शायद मुझे लग रहा है कि ये मिस कर रही है, हालांकि वो लेग स्टंप भी मिस कर रही थी, ऑफ स्टंप भी मिस कर रही थी, लग मिड स्टंप को रही थी, तो वो थोड़ा सा था। लेकिन अभी देखिए जो गफार बात करें कि 2 साल पहले हम चले जाते हैं, या उससे पहले की जो परफॉर्मेंसेज हैं मुल्तान सुल्तान की, जब रिजवान ने रन भी किए, चैंपियन भी हुई, टीम फाइनल में भी पहुंची थी, उस टाइम जो पार स्कोर थे ना कुछ ग्राउंड्स के ऊपर इतने नहीं थे। वहां पे आपको पावर प्ले के अंदर 45-50 रन भी आपके लिए ना एक अच्छी फाउंडेशन होती थी, क्योंकि उस टाइम कौन सा 220-230 वाले ज्यादा मैचेस तो नहीं, 170-80 वाले मैचेस होते थे। अब बात चली गई है ऊपर, अब बात 200, 220, 225 वाले जब मैचेस हैं, दैट मीन्स कि आपके जो पावर प्ले की डिमांड है उसकी भी ज्यादा होगी। आपको वहां पे भी 70-75 रन अप करने होंगे, आपका स्ट्राइक रेट 200 तक जाना चाहिए। अब 130-40 से भी काम नहीं चल रहा। अब साहबजादा को देख लें, स्टीवन स्मिथ को देख लें कि उनके स्ट्राइक रेट देखें, बाकी भी जो टीमें अच्छा कर रही हैं वो पावर प्ले अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं। लेकिन इसमें यार देखो एक चीज कि अगर हम सिर्फ रिजवान को ब्लेम करना शुरू कर दें कि यार रिजवान की वजह से ही पिंडी वो टीम नहीं जीत रही है, तो रिजवान की वजह से तो नहीं है कि मोहम्मद आमिर नहीं आउट कर रहा, या नसीम शाह से नहीं आउट हो रहे थे, या रिशाद हुसैन है उसको बाउंड्रीज लग रही है, तो परफॉर्मेंस प्लेज की भी उस तरह मतलब मैं कहूंगा कि अप टू द मार्क नहीं है जो एक्सपेक्टेशन शायद हमें भी थी या पिंडी वालों को भी होंगी कि यार ये प्लेयर हमने जो पिक किए हुए हैं ये हमें, क्योंकि सिंगल हैंडेडली अभी तक मतलब मैच तो ये कोई नहीं जीते ना, तो अगर सम टाइम होता है ना सिंगल हैंडेडली कोई मैच आपको जिता सकता है, और वही एक सूरत नजर आ रही है यहाँ से इनके जीतने की कि सिंगल हैंडेडली कोई प्लेयर उनको मैच जिता दे। और बैटिंग में देखते हैं तो वो आपके तीनों जो फॉरनर्स हैं वही नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उनको मैक्सिमम बॉल्स मिलनी चाहिए ताकि वो इम्पैक्ट उस तरह का क्रिएट कर सकें या उस तरह की टोटल सेट कर सके जो कि डिफेंडेबल हो। तो प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा है। अब लेट्स सी कि अब इसका वो हल क्या निकालते हैं। क्योंकि बड़ा सरप्राइज डिसीजन लेते हैं कि शायद वो अगले मैच में कैप्टन के बगैर चले जाते हैं या बैटिंग ऑर्डर शफल करते हैं या ओपनिंग पार्टनर चेंज करते हैं। अब लेट्स सी क्या अप्रोच होती है। आपने वसीम छोटा सा आपने एक पॉइंट उठाया कि इनकी बॉलिंग खासतौर से एक्सपीरियंस मोहम्मद आमिर वो खरीदे गए हैं 5.4 करोड़ रुपए में। मोहम्मद आमिर को भी अब सोच लेना चाहिए कि उनका भी T20 करियर या कम से कम PSL का सिलसिला ख़त्म हो गया, वो टीवी पर जो बतौर मुबस्सिर बैठते हैं वही काम करें। अब वो आपका क्या ख्याल है? ज्यादा टाइम तो वैसे भी उधर ही गुजरता है तो शायद उसका भी इम्पैक्ट आ जाता है, लेकिन डिक्लाइन तो आपको नजर आ रहा है। देखिए कि मतलब पेस में भी कमी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा रिलाय वो अपने स्लोअर वंस के ऊपर कर रहे हैं ना। कल तो एक मौके पे लग रहा था आसिफ अफरीदी उनसे तेज बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक कि थोड़ा सा फिटनेस लेवल ज़ाहिर एज फैक्टर भी आता है, लेकिन बट स्टिल ही होल्ड्स द की फॉर पिंडी को कि कल उसने देखे आपको विकेट लेके दी और बड़ी विकेट लेके दी जब स्टीवन स्मिथ को उसने आउट किया, लेकिन सेकंड ओवर में आमिर को फिर नहीं लाया गया वापस, वो शफल कर दिया गया। वही स्टेज थी आई थॉट कि उसने वहां पे अगर आउट किया स्टीवन स्मिथ को और आते ही वो अगले ओवर में वो आउट कर देता अगर सबसे ज्यादा फरहान को, तो ये मैच सीधा हो जाना था। लेकिन वो फिर उस तरीके से यूज भी नहीं किया गया और मैच भी खत्म हो गया। और जिसने 2 विकेटें कल मैच के अंदर ली हैं उसका 1 ओवर आप लेके होटल वापस चले गए हैं, तो दैट शोज ना कि ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रही चीजों की कि किस तरह की प्लानिंग हो रही है। और मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इसमें ना कोचिंग स्टाफ टू बी ऑनेस्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनमें जैसे अब्दुल रहमान है, आई नो हिम पर्सनली वेरी वेल, वी वर्क टुगेदर,
लेकिन उनका एक जो स्टाइल या उनका एक है ना तरीका खिलाने का या प्लानिंग का, वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स के थोड़ा सा कलेक्टिवली चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, मोहम्मद आमिर बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी इनका ओवर था लास्ट, जो पाकिस्तान हार गया यूएसए वाला। अभी इनकी परफॉर्मेंस वैसी नज़र नहीं आ रही है। अब मोहम्मद आमिर के लिए क्या मशवरा है आपका? मोहम्मद मशवरा या आपके आमिर, तज्जिया क्या? चूंकि मेरी एक बात बड़ी क्लियर है आसिफ, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन पीएसएल भी आपकी अपनी क्रिकेट है ना, आप इन्हीं लड़कों के साथ उठते बैठते हैं, वही इन्वायरमेंट है। हम सब बहुत बेहतर जानते हैं कि ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट सबसे बड़ी चीज़ होता है। आपके वो प्लेयर जो टीवी पे बैठ के अपने ही खिलाड़ियों को पहले तनकीद का निशाना बनाएं और फिर एक मखसूस अंदाज से बनाएं। एक तो होता है ना, जैसे आप बहुत सेफ साइड खेलते हैं, आप थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करें, आप खिलाड़ी की पूरी जो एक कहते हैं ना रेटिंग करते हैं कि ये क्यों ऐसे कैसे है, इसकी तो परफॉर्मेंस नहीं है, मैं तो फलाने से डरता नहीं हूँ। अब आप बहुत वोकल हो जाते हैं। एनीवे, आप वोकल नहीं भी होते। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो खिलाड़ी आपके डोमेस्टिक में, पीएसएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कंटेंशन में है, वो किसी सूरत टीवी में नहीं बैठ सकता। ये इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल, क्योंकि आप उन्हीं लड़कों के साथ जाकर फिर खेलते हैं। आप क्या टीम एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं? उन्हीं लड़कों के साथ आप दोबारा जाके राइवलरी में खेलते भी हैं। देखिए, वन ऑफ कोई आपका इंटरव्यू हो जाए, दैट्स फाइन, चलता है। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जब एशेज होती है, बड़े ताबड़तोड़ हमले होते हैं मीडिया के अंदर, स्लैजिंग भी आपकी चल रही होती है, बट टीवी पर बैठकर प्रॉपर शोज करना और फिर आप वापस आ रहे हैं, ये क्रिकेट के साथ भी आप अच्छा नहीं कर रहे। आप देखें ना कि जो बंदा टीवी पे जाके बैठा था, अब उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कौन करेगा? आपने खुद बैठ के कभी बताया कि आप सुपर ओवर में क्या कर रहे थे? नहीं तो या इस तरह से बहुत सारे लोग शामिल थे। राशिद लतीफ़ भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो राशिद लतीफ़ फिर टीम बनाने वालों में भी शामिल हैं। फिर आप मिसबा को देख लें, मिसबा पेशावर ज़ल्मी के साथ भी हैं। बोर्ड को पॉलिसी वादे करनी चाहिए। तो सिलेक्टर हैं। अब पीसीबी ने पॉलिसी क्या बनाई कि जी हम जो है ना वो परमानेंट एम्प्लॉयज को मतलब इजाजत नहीं देंगे। क्रिकेट बोर्ड को आप आई थिंक सोचना चाहिए कि बेस्ट क्या है। लेकिन मैं देखिए कोचेस या मेंटोर है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीएसएल के साथ? नहीं, इस दो थे, वो तो उन्होंने जैसे वहाब रियाज थे, सरफराज अहमद थे, उनको तो उन्होंने ज्वाइन करने, बल्कि सरफराज तो ज्वाइन भी कर चुके थे। नदीम उमर साहब ने उस दिन हमारे प्रोग्राम में शिकवा भी किया एक तरह से कि वो ज्वाइन कर चुके थे, वापस बुला लिया। लेकिन आसिफ, मेंटोर तो चलिए आप एक हेल्प लेते हैं ना खिलाड़ियों की। भाई सिलेक्टर है मिसबा। हाँ, मिसबा सिलेक्टर है, वो कैसे ज़ल्मी के कैंप में खड़े होते हैं? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पॉलिसी क्या बनाई जी कि आप परमानेंट के ऊपर जाएं, ऐसी ही है ना। अब पता नहीं वो परमानेंट है कि नहीं, वरना तो उनको हट जाना चाहिए था। सीधी सी बात है। को लेने से पहले फ्रेंचाइज को भी सोचना चाहिए। और दूसरा, जो आमिर की आप बात कर रहे थे ना आसिफ, मुझे ऐसे लगता है कि खुद आमिर को भी शायद एहसास हो गया कि उनकी क्रिकेट कितनी बाकी है। ये इमाद वसीम के साथ है, इमाद वसीम भी उनके साथ ही बैठते थे ना। चलिए, अभी तो उनकी टीम ऐसी है कि वो चल रही है, लेकिन एक तरीकाकार ये होना चाहिए कि खिलाड़ी खास तौर पर आसिफ जो इन्वायरमेंट के अंदर होता है वो इतना वोकल ना हो। चलिए, मिसबा वाली बात से मैं आप फॉर एक्सटेंट एग्री करता हूं कि अगर आपने 2 सेलेक्टर्स को बिठाया है तो तीसरे के ऊपर फिर आपकी एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। बट जो खेलता है खिलाड़ी, वही अपने खिलाड़ियों पर तनकीद कर रहा है, फिर इन खिलाड़ियों ने साथ खेलना है। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। और आमिर को अपनी परफॉर्मेंस का ना एक भरपूर एनालिसिस करके ना लोगों को देना चाहिए। वसीम, आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने वाले लोग आपको पीएसएल में नजर आ रहे हैं, तो इसको कैसे आप देखते हैं? आपका क्या इस पर टेक है? देखिए, आई हैव नो इश्यूज विद द कोचेज, क्योंकि देखिए यही कोचेज हैं हमारे पाकिस्तान की, जो डोमेस्टिक के ये लोकल कोचेज हैं, इनके लिए तो ये सॉर्ट ऑफ एक अपग्रेडेशन है, या यहीं पे अच्छा काम करके सीखेंगे, बेहतर होंगे और आगे चल के पाकिस्तान को कोचेज मिलेंगे। हाँ, जहाँ पे सिलेक्टर्स की बात है, ऑब्वियसली ये मतलब ये तो पक्का एक वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आ गया ना इंटरेस्ट आपका यहाँ पे, कि सिलेक्शन कमेटी का कोई बंदा किसी फ्रेंचाइज के साथ नहीं अटैच हो सकता, क्योंकि फिर प्रॉब्लम यही आनी है ना। कल अगर पेशावर ज़ल्मी के 3 लड़के खेल रहे होंगे और मैच हारेंगे तो ये पेशावर ज़ल्मी के लड़के उन्हें रखती है। ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज के बारे में ये बातें होती हैं जी कि शायद वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जब वो अलग ऐसी हकीकत नहीं है, बिकॉज आई बीन पार्ट ऑफ दिस। लेकिन अगर सिलेक्टर ही उस टीम के साथ मुंसलिक है तो फिर आप पे इल्ज़ाम तो लगेंगे, इस तरह की बातें होंगी। तो आई थिंक के सिलेक्शन कमेटी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोचेस बिल्कुल उनको मेरे ख्याल में होना चाहिए। जो बाकी हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ के मेंबर हैं, उस पर थोड़ा सा मुझे होता है कि जो एनालिस्ट हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो शायद उनका थोड़ा सा मैं कहूँगा कि
उनका भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि उनके पास जो डेटा होता है वो नेशनल टीम्स का होता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी भी है या उनका जो डेटा है, तो अगर वो पर्सनली वो जब यूज़ करते हैं किसी फ्रेंचाइजीज के लिए, तो मेरे ख्याल में वो भी इतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन सिलेक्शन का तो मैं 100% मैं एग्री इस चीज़ से कि सिलेक्टर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी टीम्स ड्रेसिंग रूम, चाहे वो PSL है, चाहे वो कोई और कंपटीशन हो रहा है। इवन डोमेस्टिक टीम्स में भी उनको किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक में भी ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। हाँ, अब तो डोमेस्टिक में, क्योंकि मिसबा डोमेस्टिक में SNGPL के साथ थे, आप PTV के साथ हैं, लेकिन आप तो सिलेक्टर नहीं है, लेकिन आप चीफ सिलेक्टर हैं, आप कभी भी सिलेक्टर बन सकते हैं। तो ये आप अपने ऊपर भी रखेंगे ना ये कानून? जी जी जी, देखिए मैं जब चीफ सिलेक्टर, बल्कि मैं जब सिलेक्शन में ही आया था, तो मैंने सारी चीज़ें उस टाइम जब चीफ सिलेक्टर बना था तो मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद में मतलब अब मेरी अच्छी बड़ी एकेडमी थी, मैं सिर्फ इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैंने अपनी वो एकेडमी बंद की, मैंने डिपार्टमेंट जितनी भी चीज़ें थी बाकी, क्योंकि ये फुल टाइम एक जॉब है। या तो होता ना कि मैं ऑनरी एक ओहदा किसी को मिला हुआ हो, तो जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, यू गेटिंग पेड फॉर दैट, तो देन आपका बिहेवियर भी जो है ना, आपको फुल टाइम फिर आपका फोकस इधर ही होना चाहिए, कि बजाय कि मैं कहूँगा अगर ये मुझे सैलरी मिल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक सर्टन काम करने के लिए, तो दैट मीन्स कि वो मुझे 12 महीने की सैलरी मिल रही है, 365 दिन की सैलरी मिल रही है, उसमें से मैं एक हफ्ता भी किसी और के साथ लगाता हूँ, दैट मीन्स कि वो जस्टिफाई में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप NOC लेते हैं, ऐसे आज चल रही है, आपको उस चीज़ की नहीं मिलती, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सोनली होता है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है। तो फुल टाइम जॉब है तो उसको फुल टाइम समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे भी समझ नहीं आई थी कि सरफराज को अलाउ नहीं है, वहाब को अलाउ नहीं है, तो मिसबा को कैसे अलाउ है, इफ ही स्टिल अलाउड। मुझे नहीं पता कि वो भी डगआउट में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली देखते हैं तो मुझे तो वहाब रियाज का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता कि वो वुमेन्स क्रिकेट के साथ हैं और ये मेंस क्रिकेट है। ठीक है, बात आपने क्लियर कर दी। अब मुल्तान सुल्तान पे बात करें, बड़ा अच्छा खेल रही है मुल्तान सुल्तान। इनके साहबजादा फरहान की तो क्या ही बात है यार, 5.7 करोड़ में ये आए थे। आप इस पे कौन बात करेंगे या वसीम से पहले मैं कॉमेंट ले लूँ? चलें आप पकड़ लें। आप आज बड़े करोड़ों की बातें कर रहे हैं। करोड़ों है लेकिन दुकान करोड़ों की है। बिल्कुल। देखिए 15 करोड़ मैंने एक कैलकुलेशन की थी। आमिर तकरीबन नसीम शाह तकरीबन 8.25 करोड़ थे, आमिर तकरीबन कोई 4.25 करोड़ थे, और फिर 2.25 करोड़ थे, मुझे याद है, आसिफ अली, नसीम शाह, रावलपिंडी के तो ना तकरीबन 14-15 करोड़ जो है ना वो डूबे हुए डूब गए। तो वो उनको देखना है कि अब नसीम शाह की रिप्लेसमेंट भी उनको ऑब्वियसली लेनी है, तो कोई बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ तक आपने मुल्तान की बात की आसिफ, मैं बिल्कुल फिर एक दफ़ा एडमिट कर रहा हूँ कि इस टीम ने मुझे तो कम से कम सरप्राइज़ किया। मैं इनको ऑन पेपर देखकर ये समझ रहा था कि ये थोड़ा सा टाइम लेंगे या कुछ इनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिन्होंने भी डिसीजन मेकिंग की है इसमें, अभी आपको पता है सोशल मीडिया पे एक थोड़ी सी रस्साकशी चल रही है कि किसने किसको पिक किया, लेकिन मैं बड़ी नहीं, वो हमारा मैं बाई बुक बात करूंगा। जो भी ऑक्शन में लोग बैठे थे आसिफ, उनका भी क्रेडिट है। नहीं, वो देखें, जो भी बैठे गौहर साहब ने ये बात को उसका ब्रेकअप दिया है। जी जी जी, कि किसने क्या किया, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसने भी ऑक्शन किया उसको भी क्रेडिट जाता है, जिसने भी टिम पेन को ऐसा कोच लेकर आए, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ये कर रहे हैं। जिसने ना इस थॉट प्रोसेस के अंदर अपनी इनपुट दी है, उन सबको क्रेडिट जाएगा। देखो, गौहर साहब ने ये कहा कि जिसको भी क्रेडिट लेना है वो $1.8 मिलियन दे दे, और टीम ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात हो गई मुझे लगता है। मीडिया के ऊपर जो मुझे ऐसा लगता है कि आप टिम पेन को जैसे लेकर आए, आपने एस्ट्रा टर्नर को जब कप्तान बनाया तो पाकिस्तान में लोग कहते भाई आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी। फरहान को जिसने पिक किया ना, वो है तारीफ के काबिल। 5.7 करोड़ में ये उसकी बैटिंग तो देखो यार, शानदार, मतलब इतना शानदार। पाकिस्तान का नंबर 1 ये ना 150 छक्के लगा चुका है T20 में 2025 से लेके अब तक, मोस्ट बाय एनी बैटर इन द वर्ल्ड, मोस्ट। आसिफ कहते हैं सेंसेशनल। बुमराह को कैसा इसने सेंसेशनल, जो जब ये अर्ली आए थे आसिफ, तो लग रहा था जैसे ना डोमेस्टिक की जो इनकी बहुत एक किंगडम रहा है, इनका एक बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, इंटरनेशनल में ट्रांसलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा इन्होंने टाइम लिया, लेकिन जब ये कदम जमा लिए इन्होंने, तो इस वक्त तो ये पाकिस्तान के सबसे रिलायबल आपके ना लिमिटेड ओवर्स के प्लेयर बने हुए, स्पेशली T20 में बात आवाम भी आई हुई है, क्योंकि अगर आप T20 में अगर आप देखें पब्लिक, आप तो कहते हैं वो मेरा बेटा जैसे कहता है कि वो बॉक्स वाले नजर आ रहे हैं शीशे के पीछे वाले, ये वो लोग हैं जो फ्रेंचाइज के। लेकिन मैं फरहान पे मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगा कि आपकी टीम अगर ऐसे किसी प्लेयर को पिक भी करे जिसकी फॉर्म अच्छी हो, फिर वो उस तरह से परफॉर्मेंस भी करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। आई थिंक साहबजादा फरहान और फिर स्टीव स्मिथ का जो एक कॉम्बो बना है, लेकिन एक चीज़ जो
मुल्तान सुल्तान को सबसे ज़्यादा आसिफ स्टैंड आउट कर रही है ना कि बड़े एक्स्ट्रा सीनियर खिलाड़ी हैं कुछ। पीटर सिडल भाई देखे, मैं आप उसको बात नहीं कह रहा, करते मैं नहीं स्टीव कह रहा पीटर सिडल को, मैं नहीं कह रहा। हाँ। ये स्टीव स्मिथ ने कल उसके बात करते हुए कहा चाचा, हाँ। उसको चाचा उसने कहा, आई हमने लव नहीं टू कहा। सी दिस। हाँ, मुझे चले पता है क्यों एक- अच्छा लगा कि ऑस्ट्रेलियन के बड़े प्लेयर्स हमारे कल्चर के साथ जेलिन हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज हाउ द पीएसएल यू नो ऑल अबाउट। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत अच्छे यंग प्लेयर्स, जैसे कि आपको यहाँ पे अरफात मिनास दिखाई देंगे, आपको इसी तरह कुछ और आपके पास जो यंगस्टर्स हैं मुल्तान सुल्तान के, अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो खेल हैं लड़के, मोमिन कमर ने बड़ी एक मैच में परफॉर्मेंस दिया। इसी तरह इनके पास अभी और ऑप्शन भी पड़े हुए हैं, जैसे कि अरशद इकबाल अब तक नहीं खेले, लेकिन वसीम जूनियर, इन्होंने बहुत अच्छे, फैसल अकरम कोई खिलाया भी। हम यही बात करते थे फैसल अकरम खेलते क्यों नहीं है भाई, पीएसएल की टीमों में तो आ जाते हैं माजी में। उनका अरफात मिन्हाज का जिस तरह से उन्होंने फ़ायदा उठाया है, उनको खिलाया है अपने सीनियर प्लेयर के साथ, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि मुल्तान सुल्तान एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ हमें ना इस टूर्नामेंट में खेलता हुआ दिखाई चलें दे जी, रहा है। मुल्तान सुल्तान की डोमिनेंस नज़र आ रही है और गफ़ार ने उसके चीता चीता पॉइंट्स भी बताए। वसीम की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन इससे पहले लूंगा एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा खुश आमदेद। वसीम भाई की तरफ मैं जाता हूँ, मुल्तान के ऊपर बात करते हैं। गफ़ार से मैं थोड़ी सी बात और कर लूँ मुल्तान के ऊपर। ये जो रावलपिंडी से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, इनकी जो स्पिनर्स की मैंने सूरत हाल बताई थी, ये वाहिद टीम है अब तक जिसकी स्पिनर्स की इकॉनमी इस सीज़न में 10 से ज़्यादा है। तो ये भी इनको ड्रॉबैक है। ये मिस कर गया था मैं कि मोहम्मद आमिर उनके परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, नसीम उसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। अब वसीम की तरफ चलते हैं। वसीम, मुल्तान की डोमिनेंस की वजह साहबजादा फरहान तो हैं ही, लेकिन और क्या प्लानिंग है, उनकी परफॉर्मेंस है, क्या आप देखते हैं? देखते हैं ना, दे हैव टिक ऑल द बॉक्सेस। जब टीम बनी भी थी ना, उस टाइम एक तगड़ी टीम लग रही थी और उसके बाद कुछ लड़के उन्होंने ट्रेड भी किए, ऐड भी किए। तो आई थिंक कि वो स्क्वाड तो आपको वो लाहौर के मुकाबले का या कराची के मुकाबले का ही मैं बोलूंगा कि उसी लेवल की इन्होंने टीम बनाई थी। अब इसमें देखें फरहान फैक्टर अभी इनमें, एक तो ये कि लीथल जो कॉम्बिनेशन है ना दोनों का, फरहान का और स्टीवन स्मिथ का, वो मेरे ख्याल में बेस्ट जोड़ी है इस टाइम ओपनिंग की अगर हम देखते हैं पूरी पीएसएल के अंदर। और मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड क्रिकेट में भी जाए ना तो वो ये ऐसे ही खेलेंगे और वहां पे भी ये हाईली इसी तरह रेट होंगे। तो आई थिंक इन्होंने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए। जहाँ तक आपने देखिए, इनके पास पेस अटैक भी अभी तक उतना यूजफुल नहीं रहा है, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए इनके पास स्पिनर्स भी उतने ही अच्छे थे और वाफिर मिकदार में थे। जैसे हमने कोयटा को डिस्कस किया था कि उनके पास तो स्पिनर ही बाहर कोई नहीं बैठा हुआ है। इसी तरह पिंडी को देखते हैं, चलो उनके पास साद मसूद बैठा हुआ, भी मैच नहीं वो खेला, लेकिन ये देखें कि इनके पास ऑलराउंडर्स प्लस स्पेशलिस्ट स्पिनर, फिंगर स्पिनर की बात करते हैं, नवाज है, फिर अरफात मिनास है, रिस्ट स्पिनर चाहिए, फैसल अकरम है, कोच चाहिए, आपके पास मोमिन कमर बैठा हुआ है, पेस में भी इस तरह इनके पास ऑप्शन मौजूद है। तो आई थिंक कि इनका जो थोड़ा सा मैं वीकर एरिया तो नहीं बोलूंगा, अभी तक उस तरह टेस्ट नहीं हुआ जो उनका मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि स्मिथ और फरहान हर मैच के अंदर इनको ऐसा एक किक स्टार्ट दे देते हैं कि वो आने वालों की लाइफ बहुत इजी हो जाती है और उसी मोमेंटम को आगे लेके चलते हैं। तो जिस दिन 2-3 विकेटें जल्दी गिरी, फिर इनका टेस्ट होना है मिडिल ऑर्डर का। लेकिन ये तगड़ी टीम है और फरहान का फैक्टर देखिए अमेजिंग के इस तरह किसी प्लेयर का ट्रांसफॉर्म होना, एक किसी और फॉर्मेट का वो स्पेशलिस्ट था। 3 साल पहले या 4 साल पहले अगर मेरे से को पूछता ना कि यार फरहान 3 साल बाद ऐसा T20 में खेलेगा, तो शायद मुझे उस टाइम यकीन ना आता। मैं कहता नहीं हो सकता ये, क्योंकि इज अ वेरी गुड क्रिकेटर ऑफ रेड बॉल या 50 ओवर्स, लेकिन T20 में नहीं। लेकिन उस बंदे ने जितनी मेहनत की, जितनी उसने सीखा, उसने सबसे बढ़ के वो गेम को अपनी आगे लेके गया। एक होता है ना कि मेहनत तो हर प्लेयर ही कर रहा होता है, लेकिन मेहनत इन द राइट डायरेक्शन विद द गोल्स कि मैंने क्या अचीव करना है। T20 में जी ठीक है जी, मैंने अचीव करना है ये, मैंने स्ट्राइक रेट अपना अच्छा करना है, मैंने शॉटों की रेंज बढ़ानी है,
स्पिन के अगेंस्ट इंप्रूव करना है, तो उसने वो सारी चीजें वो करने के बाद वो आया। हालांकि पाकिस्तान टीम में जब आया तो उसके साथ कोई सलूक इतना अच्छा नहीं था कि ओपन पे परफॉर्म करके ही वो आया था, उसको छठे या सातवें पे खिलाया गया, उसने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। जहां उसको मौका मिला उसके बाद उसने ऐसा परफॉर्म किया है कि मतलब छक्के सबसे ज्यादा, मतलब देखे ना कि अगर आंखें बंद करके हम आपस में डिस्कस करें यार सबसे ज्यादा छक्के पाकिस्तान से ना, अब हमारे पास तो फैक्ट्स हैं, स्टैट्स हैं, लेकिन आप किसी और से कहेंगे ना तो कोई कहेगा यार साइम बड़े छक्के मारता है, फखर बड़े छक्के मारता है, इस तरह के नाम जेन में आएंगे। लेकिन उन सारों से ये कितना आगे चला गया है, वो सबसे खूबसूरत मेरे ख्याल में यही खेलता है। तो मेरे ख्याल में उसकी जो फॉर्म है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत जबरदस्त है मुल्तान सुल्तान का, और इनको हराना मुश्किल काम होगा क्योंकि कोई भी कंडीशंस आती हैं। हाँ, इनकी दो चीजें टेस्ट होने वाली हैं, एक जब इनको बैटिंग पहले करनी पड़नी है और दूसरा जब मिडिल ऑर्डर इनका टेस्ट होगा। लेकिन ये नहीं कि वो वीक है, टेस्ट नहीं हुआ हुआ है तो शायद उसमें कोई कमी बेशी नजर आ जाए, अदरवाइज ये जबरदस्त टीम। आपसे मैं एक बात पूछता, इसका जो डेब्यू हुआ है वो जुलाई 2018 में T20 पहला खेला था और उसके बाद फिर ये 2024 में वापस आया। 18 से 24 इसके जो 6 साल ज़ाया हुए उसमें आप भी चीफ सेलेक्टर रहे, तो आप भी तो मिस कर गए साहबजादा फरहान को। देखिए मैं मिस परफॉर्मेंस अगर होती ना T20 के अंदर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस टाइम मुझे कोई कहता ना कि उस टाइम अगर T20 में परफॉर्मेंस होती या PSL के अंदर परफॉर्मेंसेज होती और डोमेस्टिक के अंदर जो कंपटीशन होते हैं उसमें इतनी परफॉर्मेंसेज होती तो डेफिनेटली ये भी उसमें रडार में आ जाते। लेकिन आप फिर वो भूल जाते हैं सम टाइम की जो नंबर जिस टाइम बात आप कर रहे हैं, उस टाइम पे ओपनिंग स्लॉट के ऊपर परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा चल रही थी कि बहुत से लड़कों को मौका नहीं मिल सका उस दौर में, क्योंकि उस दौर में अच्छी टीम भी जीत रही थी, परफॉर्मेंसेज आपके ओपनर्स की भी आ रही थी, तो बैटिंग आपकी मोर लेस टॉप ऑर्डर तो सेटल था, हमारा मिडिल ऑर्डर के इश्यूज आ रहे थे। लेकिन अगर आप 3 साल पहले के फरहान की आप क्रिकेट देखते हैं वाइट बॉल की और अब की देखते हैं तो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है फरहान को कि उसने हिम्मत नहीं हारी। आई थिंक ये लेसन भी है बाकी डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी कि जो 1 साल 2 साल स्ट्रगल कर रहे हैं या मतलब उनको लग रहा है कि नहीं ये मेरा फॉर्मेट नहीं है, अगर वो चाहें तो, बल्कि यंगस्टर क्या मैं सीनियर्स को भी कहता हूँ कि जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं वो कितने अच्छे से खेल रहे हैं, अपने गेम को टॉप अप नहीं कर रहे हैं जिस तरह की आगे डिमांड है क्रिकेट की, ये उनके लिए भी लेसन है। बल्कि ये दोनों ओपनर्स, स्टीवन स्मिथ भी जो कि कभी भी वाइट बॉल के लिए नहीं जाना जाता था, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए ज्यादा जाना जाता था, उसने अपने आप को किस तरह चेंज किया इस स्टेज पे, कैरियर की स्टेज के ऊपर। अगर वो इतना चीजें सीख सकता है तो बाकी प्लेयरों को भी सीखनी चाहिए। ठीक है, साहबजादा फरहान की बात कर रहे थे हम, 2018 में डेब्यू हुआ इसका, फिर 2024 में ही खेला, तो 18 वो जाहिर है बाबर और रिजवान बड़े फॉर्मिडेबल प्लेयर था उस वक्त तक, अभी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, लेकिन उनको ब्लेम नहीं कर रहा मैं दोनों को, लेकिन जगह ऐसा होता है कभी कभी फास्ट बॉलर्स इतने अच्छे आए और चले गए, विकेट कीपर्स इतने अच्छे आए, राशिद और मोइन खेल रहे थे, वसीम और वकार, शुएब अख्तर, उमर गुल, तो ये तो बैड लक है। हाँ, फी ज़माना क्रिकेटर अगर आप बात करते हैं तो जो आपने मिसालें दी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता था किसी के लिए जगह बनाना। वन ऑफ सीरीज़ में आपको जगह मिल गई। अच्छा, हम जो मुल्तान का एनालिसिस कर रहे थे, लुक एट स्ट्रेंथ ऑफ देयर स्पिन अटैक, जो वसीम भी बात कर रहे थे कि उनके पास इरफान मिन्हास और नवाज जैसे ऑलराउंडर, तो फिर मोमिन कमर का, फैसल अकरम, तबरेज शम्सी खेल नहीं पाए अब तक। लेकिन उनका मैं एक बड़ा अच्छा चीज़ देख रहा था कि नेट्स के अंदर कुछ मैंने वीडियोज़ भी देखी कि एक एक्सपीरियंस बॉलर है, तो वो यकीनी तौर पर वो और नवाज अपना रोल भी प्ले कर रहे होंगे कि आप यंगस्टर्स को गाइड भी करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और साहबजादा फरहान के ऊपर मैं अगेन बात करूँगा कि जब ये वापस भी आए थे 2024 में, तो हमें अपनी क्रिकेट पे ना थोड़ा सा एक डाउट सा हो गया है कि क्या हमारे डोमेस्टिक के सीजन परफॉर्मर, खासतौर पर बैट्समैन, वो जाके बैटर्स परफॉर्म करेंगे। आई थिंक साहबजादा फरहान का ये जो इमरजेंस, ये जो इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं, ये हमारे पूरे सिस्टम को ना एक ताज़ा हवा का ना एक झोंका देता है कि आप अगर पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हो तो यू कैन आल्सो परफॉर्म वेल एट इंटरनेशनल क्रिकेट टू। और अपनी गेम को भी इवॉल्व किया है। एक उनका प्रॉब्लम थोड़ा सा हमने देखा था कि स्टार्ट बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्राइक रेट फिर बदतरतीब नीचे आता था थोड़े अरसे पहले तक, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी काम कर लिया ना। डैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कि आप अपने गेम के तमाम जो छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं ना, रन चलें, आपको पता है ना, ख्वाहिशात तो सबकी रहती हैं, कोई कभी वो तनकीद खत्म नहीं होती, प्लेयर्स के ऊपर होती है, बट आप अपने आप को कैसे ठीक करते हो। इनका पावर प्ले हमेशा तगड़ा जाता था, फिर ये थोड़ा सा स्लो जाते थे, और जब ये आउट होते थे, कभी कभी जब ये 40-50 के अंदर आउट होते थे तो इनका स्ट्राइक रेट गिर जाता था, बट इन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया। बड़े स्कोर्स में भी ये सेंचुरीज करने लग गए, ना सिर्फ PSL की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल, और फिर इन्होंने
सबसे अच्छी चीज़ जो डेवलप की कि ये स्पिनर्स के ऊपर भी अब बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि करुण रेशद को जो है ना वो मार मार के बुरा हाल कर दिया कि उनकी मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक फॉरेन इंटरनेशनल स्टार आपके पास आए, स्टार भी कह सकते हैं और दूसरा मैं उनको सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर भी कहूँ, तो आप उनके ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर होकर अटैक करें, डोमिनेट कर दें उसको, बिल्कुल बौखलाहट का शिकार कर दें। वर्ल्ड कप में ऐसे किया उन्होंने, देखे ना परफॉर्मेंस। बस मैं ये कहूंगा भाई टॉप रन गेट पाकिस्तानी मतलब फैन के तौर पर अगर मैं बात करूं इस वक्त बन के सिर्फ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई माशाल्लाह कहना चाहिए साहबजादा फरहान पर कि उनको जिस तरह वो चल रहे हैं चलते रहें, क्योंकि ऐसा प्लेयर बहुत अरसे बाद हमें मिला है जो इमर्ज होता है डोमेस्टिक से, परफॉर्म करता है, थोड़े बहुत मसले आते हैं उनको भी ठीक करता है, ग्रेट इवॉल्व किया अपने आप को, और वक्त के साथ जो है ना जो बंदा इवॉल्व करता है वही शायद परफेक्ट उसका जो है ना एक नहीं। रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में वसीम आप सिलेक्टर थे उस ज़माने में जब बहुत सारे लड़के जो आज खेल रहे हैं, सऊद शकील की मिसाल लें, साइम अयूब को देखें, और उसके अलावा इफ्तिखार को आप वापस लेकर आए, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पूरी लिस्ट है, कोई 12-13, जहानी, नुमान अली, साजिद, ये सब आपने बतौर चीफ सेलेक्टर दिए। तो वो तनवीर ये आसिफ भाई के दौर में, वो सॉरी वसीम साहब के दौर में हुआ था, वही करने जा रहा हूँ। वसीम एक सवाल उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ आपकी इजाजत हो तो? चलिए वसीम भाई, एक प्रॉब्लम जो आपने भी बड़ा सॉल्व करने की कोशिश की थी, मेरे ज़हन में सवाल बड़े दिनों से था, आज आसिफ ने जब मिड ऑर्डर की बात की तो मेरे ज़हन में आ गया। हैदर हैं, इफ्तिखार हैं, खुशदिल शाह हैं, और ये हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर भी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत सिलेक्शन की थी, उसमें ये परफॉर्म करके आए थे, बट इनमें से कोई भी सिवाय आसिफ अली की एक आध इनिंग के अलावा कोई अपने आप को सेट नहीं कर सका अभी तक भी। और फिर अब भी यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम में कि अब हम हसन नवाज भी चले, उनको तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी ड्रॉप कर दिया। आपकी क्या एनालिसिस है, क्या टैलेंट की कमी थी या चांसेस आपने दिए, मैनेजमेंट नहीं दे पाई? क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस तो सिवाय खुशदिल के अलावा बाकी सबको मिल गए थे। उसके अलावा कामरान गुलाम भी है, उसके अलावा नुमान, साजिद, इन सबको आप ही ने चांस दिया, तो क्रेडिट आपको जाता है। नहीं, क्रेडिट इसमें क्या, देखिए ये सारे परफॉर्मर्स थे डोमेस्टिक क्रिकेट के, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको बोलूँ ना जी कि ये मोस्टली ये टॉपर्स थे। इन्होंने अपने अपने जो रीजन से जब खेले या डिपार्टमेंट से खेले और अपने फॉर्मेट के अंदर इनकी परफॉर्मेंसेस थी। अब देखिए आपने जितने भी नाम लिए हैं, शायद 2-3 नाम और भी होंगे, मेरे जेहन में भी इस टाइम नहीं आ रहे हैं, कि जब आप सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस में थे तो मैंने सबको चांसेस दिए कि सबको सिलेक्ट किया, चले जी। अब उसमें फेयर चांस उनको आगे चल के मिला नहीं मिला वो एक सेपरेट है कि उसमें मुझे थोड़ा सा ये होता था कि यार ये जब मिडिल ऑर्डर आपके या फिनिशर जो है ना, ये हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, तो इनको आप 1-2-3 इनिंग्स के ऊपर आप जज नहीं कर सकते हो, इनको आपको एक रन देनी होगी ताकि इनकी जो एवरेज है सक्सेस की वो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू आए। लेकिन वो थोड़ा सा होता था टाइम के, एक मैच में एक खेल होता था, अगले मैच में दूसरे को खिला दिया, फिर इस तरह, तो इस तरीके से भी चीजें थोड़ी सी अनसेटल थी। आई थिंक इनमें जो सबसे जिसने मैं कहूँगा बेहतर तरीके से क्लिक किया था वो इफ्तिखार अहमद थे। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के अंदर उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। उसके बाद खुशदिल ने भी कुछ इनिंग्स खेली थी, लेकिन अगेन फिर हम वो देखते हैं जी किसकी एवरेज कितनी है, एवरेज ठीक होती है, फिर स्ट्राइक रेट देखते हैं। तो मैं तो ये दोनों चीजें मैटर नहीं करती। अगर आपका इम्पैक्टफुल रन हैं, अगर आपको वहां पे 15 की एवरेज चाहिए थी, आपने वो करके मैच जिताया हुआ है, तो वो आपके 15 रन जो है ना वो काफी है आपके लिए कि यार आपने मैच जिताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें इम्पैक्ट की परफॉर्मेंस चाहिए होती है। आई थिंक जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं ना कि क्यों हमें ये प्रॉब्लम आती है, आई थिंक पूरी दुनिया में शायद इतना ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर है कि आपके हमेशा जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो ओपनर्स ही आपके हर फॉर्मेट के अंदर आपको नजर आते हैं। वनडे में भी ऐसा ही है, यहाँ पे लिस्ट ए के जो मैचेस होते हैं, फिर T20 में भी ऐसा ही है। तो शायद वो बहुत लंबा बहुत खेल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो नीचे जो इनको चांसेस कम मिलते हैं। ये प्रॉब्लम ऊपर भी हमें देखने में आया था। तो उसका यही है कि हमें बार अब ऊपर सेट करनी होगी। मतलब फरहान का भी देखें, वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। अगर मैं कहूँ ना कि वो उसको अभी और क्या इम्प्रूव करना है, तो अभी स्ट्राइक रेट वो और इम्प्रूव कर सकता है, जो कि अभी वो PSL के अंदर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान टीम से स्ट्राइक रेट उनका इतना नहीं है जितना भी PSL के अंदर उनका चल रहा है। तो वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं कि मतलब हम 6 ओवरों में 70 वाली टीम बने, 80 वाली टीम बने। ऑब्वियसली दोनों तरफ से आपको वो चीजें चाहिए होती हैं, दूसरे बैटर की तरफ से भी वो चाहिए होता है। तो आई थिंक कि मिडिल ऑर्डर में जैसे अब हसन की मिसाल आपके सामने, अभी गफार ने जिक्र किया हसन नवाज का, वो आया, उसने मैचेस जिताए, 100 भी किया, अपना नंबर छोड़ के उसको नीचे जब सेट भी किया गया, और उसके बाद से फिर 3-4 फेलियर्स हुए तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिए, तो फिर वहां से उसका कॉन्फिडेंस गिरा और इवेंचुअली वो ड्रॉप हो गया। इसी तरह शान मसूद आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के अंदर वो एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर गए थे। अब ये नहीं था कि मैंने उसको
ओपनर पिक किया और उनको बेचे और आज इसको मिडिल ऑर्डर खिला दे। आपको याद होगा नेशनल T20 में उसको उसको खिलाया गया। मैंने उससे पर्सनली जाके बात की, निशांत मैंने सारे लड़के ट्राई कर लिए हैं मिडिल ऑर्डर में, तो मुझे अभी तक कोई इस तरह का बैटर मिल नहीं रहा है। आई नीड अ लेफ्ट हैंडर इन द मिडल जो कि मिडिल ओवर जाके खेल सके, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन भी आती है, वो स्पिन को अच्छा खेलता है वैसे भी। तो आई कन्विंस टीम, वो डोमेस्टिक खेला, उसने वहां परफॉर्म किया, फिर उसको हमने मिडिल ऑर्डर में लेके गए एंड ही वाज आई थिंक आवर वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर इन दैट वर्ल्ड कप। लेकिन वो वर्ल्ड कप का फाइनल और आज तक उसके बाद शान कोई मैच खेला ही नहीं, मतलब दोबारा उसको पिक ही नहीं किया गया कि जिस मिडिल ऑर्डर ने आपको वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया वो मिडिल ऑर्डर ही चेंज हो गया। उसके बाद उन लड़कों को दोबारा चांस ही नहीं मिले। तो इस वजह से भी हमारा जो है ना मिडिल ऑर्डर को सेटल नहीं हो पाता। चलें वसीम, अब लास्ट क्वेश्चन टू यू, उसके बाद मैं गफ़ार से बात करके प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। PSL में जो फील्डिंग स्टैंडर्ड है वो ये है कि कल मार्टिन गप्टिल और स्टेन लेकर बात करे थे, उन्होंने कहा कि 41 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अभी तो PSL का एक मरहला ख़त्म हुआ है, 41 कैचेस, क्या हो रहा है? देखिए अगर सिलसिला ये चलता गया तो लगता है आपको सेंचुरी हो जाएगी, क्योंकि एवरेज बिल्कुल हो जाएगी, ज्यादा है 40 कम से कम, क्योंकि काफी मैचेस बहुत रहते हैं अभी। आई थिंक ये थोड़ी वरिंग साइंस हैं, ठीक है। मतलब मुझे क्या है कि चले फॉरेन प्लेयर से छूट रहे ना तो वो इतना ठीक है जी, वो उनसे छूटे, लेकिन जब आपके अपने लड़के जो जिन्होंने आगे पाकिस्तान से खेलना है या वो लगे हुए हैं लाइन पे कि आगे जाके फ्यूचर में पाकिस्तान से खेलना है, जब वो कैचेस छोड़ेंगे या मिस फील्ड करेंगे या उनकी थ्रो अच्छी नहीं है ना, तो फिर वही कंसर्न होता है कि यार ये आपके टॉप के प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, आगे पाकिस्तान को इन्होंने रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर वो कैचेस छोड़ेंगे इस तरीके से तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान की जो आगे फील्डिंग है जो कि बहुत बेहतर हुई है, अगर आप पाकिस्तान टीम की फील्डिंग स्टैंडर्ड्स देखते हैं तो बहुत बेहतरी उसमें आई है, तो वो स्टैंडर्ड काफी ऊपर है। लेकिन आई थिंक कि थोड़ा सा कुछ इश्यूज लाइट्स वाला मुझे लगता है कि वो जेन्युइन भी शायद कुछ प्लेयर्स जो थे, क्योंकि एक ने नहीं दो ने नहीं काफी सारों ने कहा जी के सामने लाइट आ रही है, शायद वो फैक्टर हो सकता है। तो आई थिंक अगर कराची में जाके ये एवरेज बेहतर हो जाती है ना तो फिर तो उनका स्ट्रॉन्ग केस है जी, फिर तो सोचना होगा लाहौर में कि शायद कुछ चेंजेस करने की वहाँ पे जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर कराची में भी जाके, क्योंकि कराची में तो वही पुरानी लाइटें लगी हुई हैं जहाँ पे नहीं हो गई भाई, नई लाइट्स हैं, नई लाइट अच्छा वो लाहौर टाइप की अब लगी है वहाँ पे भी, क्योंकि पहले तो नॉर्मल जो लाइट थी वहाँ कभी कंप्लेन इस तरह की आई नहीं। हाँ ये नई लाइट्स है भारत, मुझे नहीं पता। अब देखते हैं कि वहाँ पे चल के क्या होता है, लेकिन अच्छा इमेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट लीग के लिए जब इतने ज्यादा कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। बट आई एम श्योर कि आगे चल के थोड़ा सा बेहतर होंगे, कुछ लड़के सेटल हो जाएंगे, जरा नए लड़के जो खेल रहे हैं वो जरा और जान मारेंगे और वो कैचेस पकड़ेंगे। और इस दौरान अच्छी चीज ये है कि कैचेस तो हमने ड्रॉप किए, लेकिन बीच में ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे कैचेस बहुत अच्छा स्मिथ वाला कल के मैच में भी हमें नजर आया। अब्दुल्ला फजल का वो बड़ा प्रेशर वाला एक जबरदस्त कैच स्टीवन स्मिथ की जो विकेट थी वो अच्छा कैच था। नवाज आई थॉट के उसने भी एक अच्छा कैच पकड़ा है, तो बीच में अच्छी चीजें भी हमें नजर आ रही है। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए आपसे इतना ही। उसके बाद हम अगले प्रोग्राम में आपको शामिल दोबारा करेंगे, यकीनन यू आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सिली पॉइंट। गफ़ार साहब, आप इस पर कैसे देखते हैं? कैचेस विन मैचेस, जो स्टेन लेकर ने अपनी बात ख़त्म की थी, उन्होंने ये कहा था कैचेस विन मैचेस, लेकिन कैच 41 ड्रॉप हुए, ह्यूज नंबर, 41 इज अ ह्यूज नंबर, और इतने तो शायद कैचेस पकड़े भी नहीं गए होंगे, मुझे तो ये लग रहा है। ये स्टैट भी अगर मैचेस आप गिने ना, अभी तक कितने मैचेस हुए हैं? 3, 4, 5, 6, मतलब कितने मैचेस, ज़्यादा मैचेस भी हुए भी नहीं अभी। मैंने स्टीव स्मिथ को वन ऑफ द कैच जो ले रहे थे, मैंने बकायदा उनको ना इस तरह करते हुए देखा है और फिर उन्होंने कैच पकड़ा, तो मींस के कुछ है प्रॉब्लम। अब फेयर पॉइंट है वसीम का कि कराची में अब पूरी जब लेग ट्रांसफर हो रही है, एक डिफरेंट ग्राउंड होगा, फिर यहाँ की लाइट चेंज है, तो क्या अब फील्डिंग स्टैंडर्ड कैसा होता है? अगर तो समझिए कि अगर रेशो बहुत नीचे सिग्निफिकेंट आता है तो फिर वाकई थोड़े सवाल उठेंगे कि क्या उस ग्राउंड में, उस लाइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आसिफ, जैसे मैंने स्टीव स्मिथ को एडजस्ट करते देखा, कैच फिर भी आप पकड़ सकते हो, आप इतने प्रैक्टिस करो, लेकिन क्या हमारे खिलाड़ी इतनी प्रैक्टिस करते हैं? भाई प्रैक्टिस जो कराची में हो रही है वो रात में हो ही नहीं रही। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कैचिंग प्रैक्टिस की। हाँ, फ्लड लाइट्स की भी सही बात कर रहे हैं आप। हमारी डे में हो रही है, ऑब्वियसली उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपकी 8 टीमें आज तकरीबन पहुंच जाएंगी, बल्कि आज का मैच अब नहीं है ना, तो 8 टीमें जब आ जाएंगी, उनकी शेड्यूलिंग सबको एक साथ अकोमोडेट करना, ये तो इशू है। वेन्यू आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको किसी को सुबह बुलाना है, कोई दोपहर में आ रहा है, और अब तो थोड़ी गर्मी भी दोपहर में बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मैं तो मौजूद हैं रोज़, तो
थोड़ा सा लग रहा है जैसे ना कराची की गर्मी दोपहर में मौजूद है। चलो पॉइंट अगर आप टेबल भी आ ग्राउंड गया, के अंदर मुल्तान हैं। सुल्तान टॉप पर है, जी हाँ। कराची सेकंड है, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर। खुशी की बात ये कि चले क्वेटा। पेशावर कल का मैच खेलेगा और फिर उनका उससे अगले दिन मैच है, तो हम बड़ी बेहतर पोजीशन में होंगे आसिफ सब लोग कि हम जज कर सकेंगे अब तमाम टीमें कहाँ स्टैंड करती है। पेशावर इन अ वेरी अनवॉटेड, उन्होंने कल ट्वीट भी किया खुद भी एज अ फ्रेंचाइज कि भाई हमारा अगला मैच जो है ना 6 दिन लग रहा है, 6 साल हो गए। वो मैं उनके सीईओ जो है अब्बास लाइक का भी ट्वीट पढ़ा था। लेकिन कल से हमें बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा आसिफ। हैदराबाद के साथ उनका मैच है, हैदराबाद का होम ग्राउंड है, जैसे वो खुद कह रहे हैं जी अब हमें सारे मैच होम ग्राउंड में खेलने हैं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग पार्ट नाउ। तो हैदराबाद वाले कराची जो है ना वो कैसे होता है, मतलब वो पेशावर का खाना कढ़ाई पेशावर की, शनिवारी वर्सेस रबड़ी हैदराबाद की। हाँ ये आप मैं ये कहूँगा आसिफ साहब से, जब ये ऐसी बातें करें ना सारी टीमों के लिहाज से, तो फिर ये टेबल पे भी पहुंच हम जाए कर लेंगे जी। ये हमें कोशिश करूंगा कि टेबल के हिसाब से ये चक के बताएं कौन जीतेगा आज। नहीं, बात करूं कि कौन से इलाके की क्या चीज़ मशहूर है, हाँ। वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सारे इलाकों में हम सभी जा चुके हैं। बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम बस इतना ही था, काफ़ी हमने डिस्कस किया। आपने पसंद किया हो तो ज़रूर अपने राय से हमें आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे जब ये फेसबुक पे प्रोग्राम जाता है, यूट्यूब पे जाता है, या आप अगर लाइव देख रहे हैं हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी आप राय दे सकते हैं। अब्दुल गफ़ार साहब का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम साहब का शुक्रिया। मुझे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।